आने वाले इंतखाबात में एमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ आएंगे? देखिए, अभी आप मीडिया के लोग ये सवाल को बार बार पूछ कर, जब ये सवाल आप पूछते हो बार बार, अच्छा पूछते किसको हो? वंचित के लीडरों को। ये सवाल एमआईएम को पूछो ना। पहली चीज़ तो युति तोड़ी किसने? वंचित ने तो लेटर जाहिर नहीं किया था ना, तो युति तोड़ी गई थी एमआईएम की तरफ से। कॉरपोरेटर के पीछे लगेंगे, कमिश्नर के पीछे लगेंगे और कराएंगे। तो जिन जिन मोहल्लों में ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उस मोहल्ले के नौजवानों को अब ये समझना पड़ेगा कि जिनको वोट दिए हैं, जिनका प्रचार किया है, ये लोग आपके मसले मसाइल में सामने नहीं आते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी तैयार है, आप आवाज़ दीजिए। इंशाल्लाह आपके जो भी मोहल्लों के मसले मसाइल होंगे, वंचित की टीम आपके मोहल्ले में आएगी, मुआयना करेगी और जो भी मसले उसको हल करने के लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेगी। देगलूर बिलोली ये एक विधानसभा मतदार संघ है जहाँ के जो एमएलए थे अंतापुरकर, उनका इंतकाल हुआ है, निधन हुआ है और उस कारण से वहाँ पर अभी बाई इलेक्शन लगे हुए हैं। तो उस बाई इलेक्शन के मद्देनज़र हमारा देगलूर में जो रिसेंटली दौरा हुआ है, वहाँ पर हमने विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग के लिए देगलूर के एक MBBS MD किए हुए काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, जो लोकसभा में और पिछले विधानसभा में भी वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। तो उनको अभी आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब ने देगलूर विधानसभा का कोऑर्डिनेटर के तौर पे अपॉइंट किया है। तो उनका ऑफिस का उद्घाटन भी था देगलूर में और उनका जो सिलेक्शन हुआ है उसका उनको लेटर भी देना था और वो लेटर देने के लिए एक मुख्तसर प्रोग्राम के तहत हम वहाँ पे गए थे। जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें किस तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी अपनी उम्मीदवार करेगी? हाँ, इंशाल्लाह ये जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उन इंतखाबात में वंचित बहुजन आघाड़ी बड़ी ताकत के साथ उतरने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर फ्रंट के ऊपर ये जो पार्टियां हैं, जो कांग्रेस हो, NCP हो या फिर शिवसेना हो या BJP हो, ये चारों पार्टियां रूलिंग क्लास की पार्टियां हैं। ये सत्ताधारी वर्ग की पार्टियां हैं जो हमेशा अदला बदली करके सत्ता में आती है। इनके पास कोई एथिक नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अपने आप को सेक्युलर बोलने वाले शिवसेना से हाथ मिला देते हैं और प्रोग्रेसिव शिवसेना अपने आप को बोलते हैं कि हमारा भाजपा का हिंदुत्व अलग है, हमारा हिंदुत्व अलग है। लेकिन भेदभाव करने के ताल्लुक से पिछड़े तबकों और मुसलमानों में भेदभाव करने के लिए वो एक ही है। अभी भी उनका सबका कॉमन पॉइंट एक ही रहता है। तो ऐसे हालात में लोगों को एक नए मुतबादिल की ज़रूरत है, एक नए विकल्प की ज़रूरत है, एक नए ऑप्शन की ज़रूरत है। और आपने देखा कि लोकसभा में भी वंचित बहुजन आघाड़ी को तकरीबन 2.25 लाख वोट मिले हैं और विधानसभा के चुनाव में नांदेड़ ज़िले में 2 लाख वोट मिले हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से गलतफहमी फैलाकर A टीम B टीम की राजनीति करती है, उसलिए लोगों में पूरे वोटर को हम मुत्तहिद नहीं कर पाए थे। लेकिन अब लोगों को पता चला इन 2 सालों में कि असली मददगार जो है सेना और BJP की, वो यही पार्टियां हैं। ये अपनी सत्ता के लिए कहीं पे भी जाती है। इनको पिछड़े तबकों से कोई लेना देना नहीं है, उनको माइनॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है। वोट लेने तक हमारी याद रखते हैं और बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए हमने इस विकल्प को इस बार इंशाल्लाह सभी तबकों तक पहुंचकर एक अच्छी ताकत से हम ये इलेक्शन में उतरने वाले हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी ने पब्लिक इशू पर प्रोटेस्ट का ऐलान किया, लेकिन लोगों का साथ नहीं मिला। ऐसे में इलेक्शन में क्या पब्लिक को साथ मिलेगा आपको? मुझे नहीं लगता कौन से प्रोटेस्ट में साथ नहीं मिला। देखिए, अभी एक बात रहती है कि प्रोटेस्ट पॉलिटिकल पार्टी करती है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में अब लोग पार्टिसिपेट होना कम हो गए हैं। कौन सी पार्टी का आंदोलन है मुझे बताइए जहाँ पर आम आवाम ने शिरकत की है? नहीं करते हैं। ये जो सत्ता में रहती हुई भी पार्टियां जो आंदोलन करती है, ये भी पेड वर्कर लाके काम कर रही है। लेकिन पार्टी आंदोलन करती है। अभी आपने देखा कि हाल ही में महंगाई के ख़िलाफ़ वंचित बहुजन आघाड़ी ने कलेक्टर के ऊपर जो आंदोलन किया, मुझे लगता है कि इस दौर में, इस मामलात में, लॉकडाउन के बाद में शायद ही इतनी कसीर तादाद में और कोई पार्टी कर पाई है। और जबकि हमारा तो जो वंचित का जो वॉलंटियर है, जो लीडर्स है, हमारी जो टीम है, वो तो पेड नहीं है, वो तो घर का खाना खाकर बेचारे पार्टी का काम करते हैं। तो एहतजाज पार्टियों का है। अब ये बात दुरुस्त है, मैंने आपके ही चैनल पे पहले भी कहा
कि पॉलिटिकल पार्टियों के एहतजाज में आम आवाम को शिरकत करना पड़ेगा, तभी हुकूमतों पे दबाव बनेगा। लेकिन हमको ये गारंटी है कि भाई आवाम आंदोलनों में किसी भी पार्टी के नहीं जा रही है, लेकिन इलेक्शन में वोट देने के लिए तो जाती है ना। तो इंशाल्लाह हमको पूरा यकीन है कि नांदेड़ दक्षिण में या विधानसभा और लोकसभा में जो गलतियां हमारे लोगों से हुई है कि हम एक सही मुतबादिल पहचानने में कम पड़े थे, इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि आने वाले देगलूर के इस चुनाव में देगलूर और बिलोली और कुंडलवाड़ी के जो वंचित घटक है, जो माइनॉरिटी मुस्लिम घटक है, जो हमारे गोला गोलेवार समाज है वहाँ पे बड़ी तादाद में, वहाँ मनेरवारलू समाज है पिछड़े तबके का, और वडार समाज है, ये सब समाजों को इंशाल्लाह, मातंग समाज बहुत समाज तो है ही, तो इन सब समाज को एकजुट करते हुए इस बार इन पूरी ताकत से हम उतर रहे। तो हमको पूरा यकीन है कि देगलूर के ये सारे वंचित तबके, माइनॉरिटी तबके पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह हमारे साथ में खड़े रहेंगे। शहर के ऐसे बहुत से वार्ड हैं जहाँ पर खस्ता हाल है, उस पर वंचित अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। नांदेड़ शहर में हम वही तो आपको इससे पहले भी हमने कई इश्यूज़ को हाथ में लिया और फिर महानगर पालिका पे दबाव बनाकर काम किए। लेकिन अभी आज अखबार की एक हेडलाइन है, उसमें लिखा हुआ है कि मरहूम आमदार अंतापुरकर के ख्वाबों की पूर्तता करने के लिए करोड़ों रुपए का फ़ंड जो अपने पालक मंत्री अशोक चौहान है उन्होंने मंजूर किया है। तो हमारा सवाल अशोक चौहान से ये है कि बाई इलेक्शन होना ही ज़रूरी है क्या? अगर नांदेड़ उत्तर और दक्षिण में या नांदेड़ ज़िले की किसी विधानसभा में अगर रास्तों का काम करना होगा तो वहाँ के एमएलए के ख्वाब, रास्ते बनाने के एमएलए का ख्वाब उनको मारकर ही वो पूरा करेंगे क्या? जिंदा आमदारों के भी तो ख्वाबों की पूर्तता करो। नांदेड़ उत्तर, नांदेड़ दक्षिण या दिगर विधानसभा के जो एमएलए हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी रास्तों के डेवलपमेंट कीजिए, उनका भी काम कीजिए, और उनके मरने का या बाई इलेक्शन का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं आप? अब देगलूर में इलेक्शन है इसलिए फ़ंड डिक्लेयर किए, लेकिन इलेक्शन होने के पहले तो काम होगा नहीं, और फिर बाद में वो फ़ंड क्या हो जाता है? दलित बस्ती के लिए आए वाले करोड़ों रुपए का फ़ंड इन्होंने डाइवर्ट कर दिए दूसरे दिगर बस्तियों में, मेन रोड की सड़कें वो बना रहे हैं। तो ये बेईमान है, इनके झूठों की दावत पे इत्माद नहीं करना है। नांदेड़ में हज हाउस को बिठाना चाह रहे थे, 30 साल हो गए, 30 साल से नांदेड़ के लोगों को वो हज को डायरेक्ट फ़्लाइट देने वाले थे, हज हाउस देने वाले थे, तो मिला। नरेंद्र मोदी जिस तरह 15 लाख खाते में डालने का झूठा वादा किए थे, जुमला था, वैसे नांदेड़ के नरेंद्र मोदी अशोक चौहान है, इनके जुमले हैं। ये अब देगलूर के इलेक्शन आए वो इसलिए विकास कामांचे उद्घाटन, लेकिन उर्दू घर कब बना था? नांदेड़ के मुसलमानों को लालच दिए उर्दू घर की, कब बना था? बन के कितने साल हो गए? और बंद पड़े हुए उर्दू घर के ऊपर करोड़ों रुपए हर साल में वो एसी चुरा ले रहे, वो सामान चुरा ले रहे, चोरी की रिपोर्ट लगा रहे, नया एसी बिठा रहे, आग लगा के बोल रहे सब जल गया, सब ये हो गया। पहले सब खाली करके आग लगा रहे और फिर बोल रहे डेवलपमेंट के लिए करोड़ों। बंद उर्दू घर पे करोड़ों रुपए कमाए वाले ये लोग हैं। अब बोल रहे हैं उर्दू, जब इलेक्शन आ गए और देगलूर में बिलोली में ये आवाज़ उठ रही है कि उर्दू घर, मुस्लिम आरक्षण, सीए का कानून, तो फिर आप उर्दू घर के उद्घाटन की तारीख डिक्लेयर कर रहे हैं। वैसे झूठों की दावत खाने तक तो कुछ भरोसा नहीं है। तो अभी भी वो 14 जुलाई को उर्दू घर का उद्घाटन करेंगे कि नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन जब उन्होंने कहा है तो ठीक है चलो। लेकिन लोग नहीं भूलेंगे ना ज़ख्म कि आपने 6-6, 7-7 साल तक बने बनाए उर्दू घर को, अपने आप एमपी थे 5 साल, आपका इख्तियार था, फिर भी उद्घाटन नहीं करवा पाए आप। मेन अपोजिशन पार्टी थे आप, फिर भी आप नहीं करा पाए फडणवीस की सरकार में। छोड़ो, लेकिन अब तुम्हारी 2 साल से सरकार है ना, तो तुमको 2 साल लगे बने बनाए उर्दू घर को करने में। तो आप जो रास्तों का डेवलपमेंट का, रास्तों का फंड का वो डिक्लेयर कर रहे हैं, देगलूर बिलोली की आवाम इतनी भोली नहीं है कि इनके बातों पे यकीन करेगी। तो ये झूठों की दावत है, ये खाने तक कुछ सही नहीं रहता। सर ऐसा देखने में आ रहा है कि जो रोड के काम है, रोड के काम बराबर नहीं है, और रोड पे मतलब जो काम हुए वो खड्डे पड़ जा रहे हैं या तो रोड ब्लो हो जा रही है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अब देखो, इनके पास जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो पूरे कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कमाई लाल है। कमाई लाल बोले तो उनको कमाना है खाली पैसा, लोगों के काम नहीं करने हैं, क्वालिटी नहीं देनी है, रास्ते नहीं बनाने। पूरे महाराष्ट्र के अंदर विदर्भा चले जाओ, रास्तों की क्वालिटी देखो कैसी होती है। पश्चिम महाराष्ट्र में चले जाओ, रास्तों की क्वालिटी देखो कैसी होती है। अकेला मराठवाड़ा है, और मराठवाड़ा में भी ख़ास तौर से लातूर और नांदेड़ ज़िले हैं जो एक सीएम के गाँव रहे हैं। यहाँ इतना भ्रष्टाचार है क्योंकि इनकी खुद की हिस्सेदारी होती है उसके अंदर। वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा क्या बेचारा कमाई लाल? वो कमाई लाल को तो इनको बांटना है ना। मुख्तसर में अगर मैं बताना चाहूँ
तो एक टेंडर निकला था सड़क बनाने का। तो जब टेंडर निकला तो फिर वो टेंडर के लिए जो कुछ लोगों ने फॉर्म भरा तो 2 टेंडर सिलेक्ट हुए। तो पहले टेंडर की ओपनिंग हुई तो वो आया पहले टेंडर वाला, बोले भैया मैं टेंडर करूँगा। तो वो कौन था? तो वो ईमानदार आदमी था। वो ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि भाई ये टेंडर करने के लिए मेरे को 2 करोड़ रुपए लगेंगे। तो बोले भाई कुछ कम होते हैं? नहीं बोले 2 करोड़ रुपए मेरे को लगते हैं। बोले सामान लाना पड़ेगा, गिट्टी मिट्टी लगेगी, सीमेंट के रेट बढ़ गए, लोहे का रेट बढ़ गया, और मेरे को फिर उसके दवाई लेबर वेबर मिला के मेरे को लगते हैं बोले 2.25 करोड़ रुपये पूरे इसमें, और बाकी का सब मिला के 2 करोड़ मेरा मुनाफे मिला के 5-10% तो कमाऊँगा बोले मैं। तो फिर इसलिए 2 करोड़ में काम होगा। तो फिर उसको बोले ठीक है तुम जाओ। बाद में दूसरे को बुलाए तो कमई लाल आ गया। कमई लाल को पूछे भाई ये तुमको सड़क बनानी है, कितने लोग हैं? तो बोला सब 6 करोड़ लगेंगे। बोले अरे ये सड़क के 6 करोड़ लगेंगे? बोले हाँ साहब। क्यों लगेंगे 6 करोड़? तो साहब तुमको 2 करोड़ देता हूँ, 2 करोड़ मैं तुमको देता हूँ बोले, भाजी पालक मंत्री को 2 करोड़ तुमको देता हूँ बोले। और फिर बोले ठीक है मेरे को 2 करोड़ दे रहा, बाकी 4 क्यों लग रहे? तो बोले 2 करोड़ तो मैं रख लूँगा ना, बोले कमाई तो करूँगा। अच्छा तो 2 करोड़ मेरे को देगा, 2 करोड़ तू रख लेगा। अरे बोले तो सड़क कौन बनाएगा? वो है ना बाहर बैठा हुआ ईमानदार, सड़क उससे बना लेंगे बोले अपन। यानी ये इस टाइप की यहाँ पे करप्शन होता है। और अब तो ये PWD के मिनिस्टर ही हैं, तो कहाँ कहाँ की सड़कों में पैसे खा रहे हैं पता नहीं। और ये खस्ता हालत है क्योंकि ईमानदारी नहीं है। जैसे कि सर वार्डों में जो खस्ता हालत है, आप उसका दौरा करेंगे क्या? और उस इशू को लेकर आप ज़रूर करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आवाम को भी अब बेदार होना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको मैं इतला के लिए बताऊं कि 2 दिन पहले ही नांदेड़ शहर के अध्यक्ष अयूब भाई ने कमिश्नर को मिलके एक मोहल्ले के मसलों पर डेलीगेशन ले जाकर मेमोरेंडम दिया है, और उन्होंने वादा किया 1 हफ्ते में वो मोहल्ले के मसले हल करेंगे। वो मोहल्ले के लोग आए ना, वो मोहल्ले के लोगों ने शहर अध्यक्ष अयूब खान साहब को कांटेक्ट किया, और हमारी शहर की कमेटी ने जाके उनके मोहल्ले का पूरा मुआयना किया, और मुआयना करने के बाद में निवेदन दिए। और अब पीछे लगकर कॉरपोरेटर के पीछे लगेंगे, कमिश्नर के पीछे लगेंगे और कराएंगे। तो जिन जिन मोहल्लों में ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उस मोहल्ले के नौजवानों को अब ये समझना पड़ेगा कि जिनको वोट दिए हैं, जिनका प्रचार किया है, ये लोग आपके मसले मसाइल में सामने नहीं आते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी तैयार है, आप आवाज़ दीजिए। इंशाल्लाह आपके जो भी मोहल्लों के मसले मसाइल होंगे, वंचित की टीम आपके मोहल्ले में आएगी, मुआयना करेगी, और जो भी मसले उसको हल करने के लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेगी। नहीं, गठबंधन करने के जैसे कोई हालात तो है नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि एक रूलिंग क्लास है, और बीजेपी भी रूलिंग क्लास है, और कांग्रेस भी रूलिंग क्लास है। आपने देखा कि चिखलीकर का बहन भाई अशोक चौहान, और वहाँ पे कांग्रेस की सत्ता नपा में होते हुए वहाँ पे चिखलीकर का बहन भाई MLA बनता है। और चिखलीकर जिसको वादा करके NCP से BJP में ला लिए थे, वो गोरठेकर अशोक चौहान की कॉन्स्टिट्यूंसी में हार जाते हैं। तो इन लोगों की अंदरूनी सांठ-गांठ ही तो है ना, ये अलग का है, ये अलग नहीं है। और ये ताकत के खिलाफ लड़ना है तो हम ताकत से हम उतर रहे हैं। तो हमको किसी से, और कोई संगठनाएँ होंगी जो इन सब पार्टियों के खिलाफ लड़ना चाहती है, तो इंशाल्लाह हम उनको साथ में लेंगे। आने वाले इंतखाबात में एमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ आएंगे? देखिए, अभी आप मीडिया के लोग ये सवाल को बार बार पूछकर, जब ये सवाल आप पूछते हो बार बार, अच्छा पूछते किसको हो? वंचित के लीडरों को। ये सवाल एमआईएम को पूछो ना। पहली चीज़ तो युति तोड़ी किसने? वंचित ने तो लेटर जाहिर नहीं किया था ना, तो युति तोड़ी गई थी एमआईएम की तरफ से। अब एमआईएम ने जवाब देना चाहिए क्यों टूटी थी। और इससे पहले प्रकाश अंबेडकर साहब ने बताया है कि बिहार में बाड़ा साहब ने अपील की थी उनको साथ आने की, वो नहीं आए। एक मौका था तो वो आना नहीं चाह रहे थे, तो अब वो सवाल ही ख़त्म हो चुका है मुझे लगता है। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर अगला ख़त्म क्या है? अभी देखिए, बॉम्बे में तो हमने एक आंदोलन किया है, हम मोर्चा निकालना चाह रहे थे, पुलिस ने बड़े बेरहमी से उसको कुचला। और आज कल कांग्रेस का बैलगाड़ी की शरीयत का बड़ा मोर्चा निकला, तो तब कोरोना नहीं था, क्योंकि हुकूमत इनकी है तो इनके मोर्चे निकलेंगे, और हम हुकूमत में नहीं है तो हमारे मोर्चे भी नहीं निकलेंगे। हम मुखालिफ पार्टियां होते हुए आंदोलन नहीं कर सकेंगे। जमहूरियत हमारे लिए नहीं रखी इन्होंने ज़िंदा।
क्योंकि हमारा कोई एमएलए नहीं है। इसलिए हम देगलूर के आवाम को, बिलोली के आवाम को कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ अगर असेंबली में पहुंचानी है, आप इनको निवेदन दे रहे हो। ये मुसलमानों का रिजर्वेशन का डेलीगेशन, रिजर्वेशन के लिए डेलीगेशन इनको मिलने को आता है, तो ये कुर्सियों पे आड़े टेढ़े बैठकर एक हाथ से निवेदन ले रहे हैं और अपने लोग खड़े हुए हैं और ये पालक मंत्री ऐसे बैठ के निवेदन ले रहे हैं। अरे आवाम का रिस्पेक्ट है कि नहीं है तुम्हारे को? ये वो आवाम है जिनकी बदौलत तुम राज कर रहे हो। ये मुसलमान वो मुसलमान है जिनकी वजह से 70 साल से तुम्हारे बाप को 2 बार सीएम बनाए, तुमको 2 बार सीएम बनाए, तुमको एमपी बनाए, तुम्हारे बीवी को एमएलए बनाए, तुम्हारे ग़ुलामों को एमएलए बनाए, और वो कौम की तुम इतनी बेहुरमती करते हो, वो कौम के आप इतनी इंसल्ट करते हो कि कुर्सियों से उठा नहीं जाता आपको। कि जब समाज का डेलीगेशन आया हुआ है, उलेमा साथ में जा रहे हैं, बड़े बड़े समाजी लोग वहाँ जा रहे हैं, और इन लोगों को ये मेमोरेंडम लेने के लिए खड़े नहीं रह सकते, निवेदन लेने के लिए खड़े नहीं रह सकते। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि किसी भी समाज की लोकशाही में अपमान नहीं हो सकता है। तो इनको आवाम सबक सिखाएगी और हम कर रहे हैं। हमने बॉम्बे में आंदोलन किया और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम पूरे ज़िलों के अंदर आरक्षण को लेकर एक बेदारी मुहिम चलाएंगे। जो सामाजिक संगठनाएं रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रही है, हम उनको कहना चाहते हैं कि आपकी अपील पर, आप लोगों के इसरार पर वंचित बहुजन आघाड़ी और आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने पहल की है, मुस्लिम रिजर्वेशन पे मुंह खोला है, बाकी सियासी जमात मुंह नहीं खोल रही है। तो फिर अब ये सभी समाजी संगठन को इंशाल्लाह हम साथ में लेंगे और इनको सबको साथ में लेकर स्टेट लेवल का एक बड़ा एहतजाज, एक आंदोलन इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में छेड़ने वाले हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट और गैस के दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वंचित की तरफ से और दूसरी अदर पार्टियों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। जब तक आवाम की शमूलियत नहीं होगी, किसी प्रोटेस्ट की दखल नहीं ली जाएगी। हम आवाम को कहते हैं कि आप बदजन हुए कि नहीं हुए पेट्रोल के रेटों से, आप डीजल के रेटों से, महंगाई से, तेल के रेट, दाल के रेट, इससे आप बदजन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? या आपके पास में ये सारी महंगाई को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत आ गई है? वो तो आई नहीं। मोदी जी के 15 लाख नहीं आए। और स्टेट गवर्नमेंट, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के और शिवसेना के मिनिस्टरों को कि ये महंगाई के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं। अरे जो 12% का जीएसटी सेंटर ले रही है, वो 12% का तो आप भी ले रहे हो ना। और पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल का कीमत 40 रुपये है, 45 रुपये है, और बाकी 50-60 रुपये का टैक्स है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना टैक्स माफ़ कर देना चाहिए आवाम के लिए। अगर डीजल पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे तो महंगाई कम होगी, क्योंकि ये सारी दालें जो होती है, गेहूँ जो होता है, तेल जो होते हैं, ये कहीं ना कहीं से आता है ना अदर राज्यों से। तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ रहा है, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ने से व्यापारी उसका रेट बढ़ा रहा है। तो अब अगर स्टेट गवर्नमेंट वो डीजल के रेट कम कर देगी, टैक्सेस कम कर देगी, तो इंशाल्लाह रेट कम होंगे। तो ये दोनों मिलकर तो बढ़ा रहे हैं ना रेट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जिम्मेदार है रेट बढ़ाने को लेकर। ये दोनों के हाथ में। आवाम अगर साथ देती है तो आने वाले वक्त में महंगाई के खिलाफ भी इंशाल्लाह वंचित ही रास्ते पे उतरेगी। देखने में ये आ रहा है कि पड़ोसी मुल्कों में पेट्रोल और डीजल के रेट कम है, तो यहाँ अचानक इतने क्यों रेट है? इनके मालिक है ना अडानी अंबानी। अंबानी का पेट्रोल पंप 10 साल बंद रहा, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सरकारी पेट्रोल की कीमतों से महंगा जाता है, और महंगा पेट्रोल कोई लेगा नहीं, डीजल लेगा नहीं बोल के पंप 10 साल बंद पड़े रहे। तो अब वो बंद पड़े हुए 10 साल का नुकसान निकाल कर अंबानी को देना है, इनको अडानी को देना है। उनको ताकत देने के लिए आवाम के जेब कतरने का काम मोदी शाह कर रहे हैं, और उसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी छोटे चोर, अलीबाबा 40 चोर की जैसी 40 की टीम थी, वैसी ही अपने 35-36 रियासतें और मोदी जी के साथ में 40 राज्य की चोरों की टीम है जो आवाम को लूटने का काम कर रही है। देखो, देगलूर विधानसभा का बाई इलेक्शन है तो वो एक ही लड़ेगी, लेकिन देगलूर के नगर पालिका में, बिलोली के नगर पालिका में, कुंडलवाड़ी के नगर परिषद, तो अभी मुझे लगता है कि देगलूर बिलोली के इंतखाबात बहुत करीब है। अनकरीब वो विधानसभा के पहले या बाद में होने वाले, वहाँ पर भी हम पूरी ताकत से पूरी सीटें लड़ा रहे हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि देगलूर और बिलोली में जो भी वहाँ वार्ड इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो आज वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जुड़ जाएं। उनके वार्ड की उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। उनके वार्ड में वंचित की शाखा बनाने के लिए, आवाम की खिदमत के लिए वो वार्ड की शाखा बनाएं, वो काम करें। जो विधानसभा में अच्छा काम करेंगे उनको अभी हम जो भी ताकतवर कैंडिडेट मिलते हैं वार्डों के, तो अभी से हम उनको मुकर्रर कर लेंगे। वो उनकी कैंडिडेटरशिप भी हम जो है कैंडिडेटरशिप भी उनकी फ़ाइनल कर देंगे, और उनको मौका देंगे कि वो अभी से काम को लगे, वार्ड की बात नहीं करें। तो विधानसभा का चुनाव पहले आए क्या वार्ड का
लेकिन ये दोनों चुनाव को इंशाल्लाह हम पूरी ताकत से जाएंगे, पूरे वंचित समाज और मुस्लिम समाज को लेकर करेंगे। देगलूर बिलोली में हम ये कैंडिडेट देख रहे हैं कि जो देगलूर बिलोली में रहता हो, नहीं तो हमें देगलूर में पैदा तो हुआ लेकिन ज़िंदगी भर बाहर रहा और फिर बाहर से हेलीकॉप्टर से आ रहा हूँ और अब मेरे को वोट दो, तो अब देगलूर बिलोली की आवाम बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहती है। विधानसभा मतदार संघ में रहने वाला कैंडिडेट उनको चाहिए, पढ़ा लिखा हो, सेक्युलर जहन का हो, पिछड़े तबकों के लिए आवाज़ उठाने वाला हो, खिदमत का जज्बा उसमें हो, सेवा करने की वृत्ति हो और पिछड़े तबकों को, माइनॉरिटी तबकों की आवाज़ असेंबली में बुलंद करने वाला हो। और अकेले देगलूर में नहीं तो जहाँ पर भी पिछड़े तबकों पे, माइनॉरिटी पे जुल्म होगा, उनकी बुलंद आवाज़ बनकर वो विधानसभा में खड़ा रहेगा। और देगलूर बिलोली के आवाम को मैं कहना चाहता हूँ कि एक सीट से कोई भाजपा की सत्ता और सेना की सत्ता आएगी जाएगी नहीं, तो ये एक सीट, एक नुमाइंदा वंचित का दीजिए। आप देख रहे हैं कि इलेक्शन में हारने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वंचित पूरे महाराष्ट्र में भी काम कर रही है और हम नांदेड़ ज़िले में भी काम कर रहे हैं। कोई भी बात हो, मजलूमों के हक़ में हम खड़े रह रहे हैं। हमको आप ताकत दीजिए, बस एक सीट आप दीजिए देगलूर बिलोली के आवाम को, कुंडलवाड़ी के आवाम को। मेरी अपील है, नांदेड़ ज़िले में जो लोग हमको चाहते हैं, हमारे काम की जिन लोगों को कद्र है, हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आपके देगलूर बिलोली कुंडलवाड़ी में जो भी रिश्तेदार होंगे उन तक ये इत्तला पहुँचाइए, उनको वंचित के साथ में जुड़ने की अपील कीजिए। इंशाल्लाह आपके एक एक वोट की कीमत आपको वसूल करा के देंगे, इंशाल्लाह एक एक वोट का आपको फ़ायदा करा के देंगे और आपको फ़ख्र होगा उन 2.5-3 सालों में बचे हुए कि वंचित का एक आमदार चुना के लाकर हमने असेंबली के अंदर एक बुलंद तोहफ़ को पहुँचाया है। इतना इत्मीनान आपको इंशाल्लाह हम दिलाएँगे। बहुत अच्छा रिस्पांस है। देगलूर शहर में जो समाज की राय बनाने वाले इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, दीनी तंजीम के लोग होते हैं, समाजी कार्यकर्ता होते हैं, पत्रकार होते हैं, मीडियाकर्मी होते हैं, इन लोगों के साथ में बहुत ही पॉजिटिव चर्चाएं रही है। कल हमको कुछ लोग मिलने आए थे जो मुस्लिम समाज में काम करते हैं बड़े अरसे से, उनके साथ में बड़ी तफसीली गुफ्तगू रही और उस गुफ्तगू का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा हासिल ये रहा कि वो गुफ्तगू जब ख़त्म हुई और हम ऑफिस के ओपनिंग को पहुँचे तो उस गुफ्तगू में दौरान जो मीटिंग में थे उसमें के 4 लोगों ने वंचित बहुजन आघाड़ी में शमूलियत कर ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला एक एक कड़ी से कड़ी जोड़ रहा है और एक एक बूंद से ही हमारा समंदर बनने वाला है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बिलोली के, कुंडलवाड़ी के और देगलूर के आवाम पर कि ये इस बार वंचित के साथ में बड़ी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। अपनी पार्टी को वोट काटने के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो बी टीम का ये लगाते हैं कि अभी नांदेड़ के लोगों को पता है कि असल में वोट किसने काटे हैं। नांदेड़ दक्षिण में फ़ारूक अहमद MLA बन सकते थे, लेकिन वो कौन रुकावट बने, किसने वोट काट दिए और कहाँ वोट बटे हैं। जितने मुस्लिम कॉरपोरेटर थे उन्होंने भी उनके मोहल्लों में किस तरीके से मुस्लिम वोटों को भी मुत्तहिद नहीं होने दिया अपने वोटर्स को। उसी तरह से दीगर पार्टियाँ, आप देखो कि किसको वोट मिले थे भाई, और हमको दिगर समाज के 14-15 हज़ार वोट मिले हैं। बूथ वाइज डाटा है हमारे पास में, जो PDF में आया, हमने उसको एनालाइज करके रिपोर्ट रखी है कि जितना हमारे बेचारे हमवतन भाइयों के मोहल्लों में जहां एक भी मुसलमान नहीं है, ऐसे तकरीबन बूथ के अंदर 97, 95, 98% हमवतन भाइयों के वोट मिले हैं हमको और अपने एरिया के वोट 3 हिस्सों में बट गए हैं। तो ये वोटों में बंटवारा अगर नहीं होता तो किसने काटा वोट, पूछो इनको। अब रही बात कि बी टीम का जो इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं ये बड़े अदब के साथ में अशोक चौहान साहब से पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस के साथ राष्ट्रवादी के जिम्मेदारों को, शरद पवार साहब को पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा के अंदर मोदी जी की, NDA की, BJP की मेजॉरिटी है। कानून अकेले लोकसभा से नहीं बनता है। लोकसभा में पास होने वाला बिल राज्यसभा में जब तक पास नहीं होता वो कानून नहीं बनता है। लेकिन आज की तारीख 9 जुलाई 2021 को भी भारत की राज्यसभा में NDA की मेजॉरिटी नहीं है, BJP, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर 3 तलाक का कानून पास कैसा हुआ, 370 का कानून पास कैसा हुआ, UAPA के गैर इंसानी अमेंडमेंट तरमीम जो हुई वो हुई कैसे, CA का कानून कैसे क्या पास हुआ, किसान मुखालिफ 3 काले कानून कैसे पास हुए। ये इसलिए पास हुए कि जब लोकसभा में ये बिल को लेकर चर्चा होती है, ये बड़ी डींगे हाँक हाँक कर मोदी के ख़िलाफ़ भाषण करते हैं और वो रिकॉर्डिंग वायरल करते हैं। लेकिन जब वो बिल पास होकर राज्यसभा में जाता है तो वोटिंग होने के पहले ये राज्यसभा से वॉकआउट कर देते हैं। जब
सेक्युलर पार्टियां, रियासती पार्टियां वॉकआउट करके बाहर चली जाती है तो एनडीए के तो एक एक आदमी को व्हिप रहता है, वो तो बैठे रहते हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है और सेक्युलर पार्टियां वॉकआउट करने से कमज़ोर हो जाते हैं और ये इलेक्शन जीत जाते हैं, वहाँ पे जो वोटिंग होती है वो जीत जाते हैं। तो ये सारे काले कानून बनाने में शरद पवार 3 तलाक के कानून के वक्त राज्यसभा में मौजूद थे क्या? उनके जो 6 एमपी है वो उनमें से कितने एमपी मौजूद थे? नहीं थे। सीए के वक्त नहीं थे, किसान बिल के टाइम पे नहीं थे। और ये शरद पवार सीए के ख़िलाफ़ में तकरीरें करते हैं, किसान मुखालिफ कानून के स्टेज पे जाते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि आप राज्यसभा में होते, अगर ये सारी सेक्युलर पार्टियां कांग्रेस एनसीपी के राज्यसभा के खासदार राज्यसभा में होते तो ये सीए का, किसानों का, 370 का, तलाक का कानून ही नहीं बनता। तो सही मदद मोदी की, बीजेपी की, कांग्रेस, राष्ट्रवादी की जैसी पार्टियां करती है। असल बी टीम ये अब महाराष्ट्र की आवाम को, नांदेड़ की आवाम के, देगलूर का आवाम को पता चल गया है कि अगर हम पिछड़े तबके एक हो जाएंगे, अगर वंचित घटकों के साथ मुसलमान एक होता है तो तारीख़ रचता है। और वो तारीख़ 20 साल में एक एमपी महाराष्ट्र से वंचित तबकों के सपोर्ट के दम पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहुंचा है। तो इंशाअल्लाह वंचित का और माइनॉरिटीज़ का, मुसलमानों का इत्तेहाद हमारा एक नुमाइंदा असेंबली में पहुंचाने वाला है। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।